नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, सकुशल होंगे और अपनी पढ़ाई को कदम से कदम मिलाकर आगे की ओर बढ़ते चले जा रहे होंगे। और अपन जो सीरीज़ लेकर चल रहे थे, उस सीरीज़ में अपन बात करने वाले हैं जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी है, जो अपनी विज्ञप्ति राजस्थान की सबसे बड़ी भर्ती जिसको कह सकते हैं, उसके अनुसार अपन बात कर रहे थे कि जो अपना राजस्थान का भूगोल है, राजस्थान का भूगोल, उस राजस्थान के भूगोल की अपन बात कर रहे थे। और उस राजस्थान के भूगोल के अपन यूनिट की बात करते हैं तो पहला यूनिट हो चुका है अक्षांश और देशांतरीय विस्तार। अक्षांश और देशांतरीय विस्तार अपना हो चुका है। अपना अगला यूनिट था कि जो राजस्थान है, राजस्थान का भौतिक विभाजन, राजस्थान का भौतिक विभाजन। और इस राजस्थान के भौतिक विभाजन के बारे में भी हमने बहुत कुछ देख लिया था। और अपन जब इसको देख रहे थे तो इसका पहला भाग या जो पहला वर्गीकरण था, पहला वर्गीकरण आपने देखा था कि पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश, पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश। और उस पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश में हमने बेसिक चीज़ें देख ली कि पश्चिम मरुस्थल का क्षेत्रफल कितना है। उसके बाद में इसकी लंबाई देख लिया, इसकी चौड़ाई देख लिया। क्षेत्रफल इसकी बात करें तो 1,75,000 वर्ग किलोमीटर की बात करें। लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई 640 किलोमीटर। और उसके बाद में अपन जब बात करते हैं तो इसकी जो चौड़ाई है इसकी 300 किलोमीटर। तो ये बेसिक सी चीज़ें थी। क्षेत्रफल कितना है, कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में पश्चिम मरुस्थल का विस्तार है, लंबाई कितनी है और इसकी चौड़ाई कितनी है। अब उसके बाद में इसी को अपन आगे की ओर करते हैं तो इसमें यह आता है कि जो मरुस्थल प्रदेश है, कि जो मरुस्थल है उस मरुस्थल को कितने भागों में बांटा जा सकता है। तो उस मरुस्थल को अपन बात करते हैं 2 भागों में बांटकर। पहला भाग की अपन बात करें तो वो आता है अपना शुष्क मरुस्थल। पहला भाग आता है शुष्क मरुस्थल का। और दूसरे मरुस्थल की बात करें तो वो आता है अर्ध शुष्क मरुस्थल। शुष्क मरुस्थल, अर्ध शुष्क मरुस्थल। अब इस शुष्क मरुस्थल की भी बात करते हैं तो ये भी 2 भागों में बांट दिया जाता है। पहला इसका भाग आ जाता है बालू का स्तूप युक्त क्षेत्र। और दूसरा आ जाता है बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र। अर्ध शुष्क की बात करें तो अर्ध शुष्क को भी 4 भागों में बांट दिया गया। अर्ध शुष्क को 4 भागों में बांट दिया जाता है। पहला बात करें घग्गर बेसिन की, पहला आता है घग्गर बेसिन। उसके बाद में अपना दूसरा आता है शेखावाटी का बेसिन, दूसरा आ जाता है शेखावाटी बेसिन। तो तीसरा आ जाता है नागौरी उच्च भूमि, तीसरा आ जाता है नागौरी उच्च भूमि। और चौथा आ जाता है गोडवाड़ प्रदेश। घग्गर बेसिन की जब बात करते हैं तो जो गंगानगर और हनुमानगढ़ का क्षेत्र आता है घग्गर बेसिन में। शेखावाटी की बात करें तो शेखावाटी क्षेत्र चूरू, झुंझुनू, सिकरवाड़ आ जाता है। नागौर की बात करें तो नागौर, डीडवाना, कुचामन का हिस्सा, गोडवाड़ की प्रदेश, जालोर के आसपास वाला हिस्सा। अब अपन बात करेंगे शुष्क मरुस्थल की। इसकी बात करने वाले हैं शुष्क मरुस्थल की। अपन बात करेंगे
शुष्क मरुस्थल। और शुष्क मरुस्थल को दो भागों में आपने देखा, बालू का स्तूप युक्त और दूसरा अपन बात करें शॉर्टकट में मुक्त। युक्त युक्त का मतलब जिस क्षेत्र में मरुस्थल का विस्तार है वो टोटल क्षेत्रफल का कितना परसेंट है, तो वो परसेंट आ जाता है अपना 58.5%, 58.5% या मैं कहूँ 58.50%। जो बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र है वो आ जाता है 41.50%। तो इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि जहाँ बालू का स्तूप होंगे तो वहाँ तो टोटल मरुस्थल का 58%, 58.5% होगा, जबकि मुक्त प्रदेश होगा 41.5% होने वाला है। अब अपन बात करें तो ये जो शुष्क मरुस्थल का पहला भाग है, उस पहले भाग का नाम मैं लिखूँ यहाँ, बालू का स्तूप युक्त प्रदेश, बालू का स्तूप युक्त प्रदेश। तो अब इसका विभाजन की जब बात करते हैं तो पहला विभाजन की जब अपन बात करें तो इसका पहला वर्गीकरण दिया था वैगनोल्ड ने। किसने दिया? वैगनोल्ड ने दिया। और वैगनोल्ड ने इसको दो भागों में बांटा, पहला बरखान और दूसरा सीप। पहला बरखान और दूसरा सीप। ये जो वैगनोल्ड है, वैगनोल्ड ने वर्गीकरण दिया था 1933 में। वैगनोल्ड का जो ये वर्गीकरण था वो ये वर्गीकरण था 1933 का। और वैगनोल्ड ने दो भागों में बांटा, बरखान और दूसरा सीप। पहला है बरखान और दूसरा सीप। अब दूसरे वर्गीकरण की अपन जब बात करते हैं तो दूसरा वर्गीकरण की बात आती है, वो है हेक के अनुसार। हेक के अनुसार भी बालू का स्तूप युक्त प्रदेशों को तीन भागों में बताया। उन्होंने बताया कि पहला होगा अनुदैर्ध्य, दूसरा होगा अनुप्रस्थ और तीसरा होगा पैराबोलिक। और जो ये हेक महोदय ने अपना वर्गीकरण दिया 1941 में। हेक के अनुसार जो वर्गीकरण है, वर्गीकरण का पहला भाग अनुदैर्ध्य, दूसरा अनुप्रस्थ और तीसरा पैराबोलिक। उसके बाद में जो महत्वपूर्ण वर्गीकरण है, महत्वपूर्ण वर्गीकरण का मतलब एक तीसरा पॉइंट आता है मैकी के अनुसार। मैकी के अनुसार मैकी ने 8 भागों में बांटा है। वो पहला आ जाता है अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप। दूसरा आ जाता है अनुप्रस्थ बालू का स्तूप। तीसरा आ जाता है बरखान। उसके बाद में चौथा आ जाता है पैराबोलिक। फिर अगला वर्गीकरण आ जाता है, अगला 5वां नंबर का पॉइंट आ जाता है तारा प्रकार का बालू का स्तूप। छठा प्रकार का आ जाता है सब्र काफिज। उसके बाद में 7वां आ जाता है नेटवर्क बालू का स्तूप। लास्ट आ जाता है अवरोधी बालू का स्तूप।
तो ये है मेकी के अनुसार। अब बात ये है जो मेकी महोदय है, मेकी महोदय ने अपना वर्गीकरण कब प्रस्तुत किया? इन्होंने अपना वर्गीकरण दिया 1979 में। 1979 में इन्होंने वर्गीकरण दिया। उस वर्गीकरण में इन्होंने दिया कि जो पहला प्रकार अनुदैर्ध्य होगा, दूसरा अनुप्रस्थ, तीसरा बरखान, चौथा पैराबोलिक, पांचवा तारा, छठा शब्र काफिज और सातवां नेटवर्क, आठवां अवरोधी बालू का स्तूप। तो अब अपन एक एक पॉइंट को देखते हुए आगे बढ़ते चले जाएंगे। अब पहला अपन बात करते हैं मैकी के अनुसार अनु जो देहदरीय बालू का स्तूप है उनकी। तो चलते हैं आगे अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप पर। पहला है अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप। अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप, इसकी अपन जब बात करते हैं तो ये बालू का स्तूप पहले इनको समझते हैं कि भैया बालू का स्तूप बनते कैसे हैं। जैसे मानो जैसे हवा इस दिशा में चल रही है, तो जैसे जैसे हवा चलती जाएगी यहाँ से मिट्टी का कटाव होते हुए एक पहाड़ एक ऊंचाई तक चला जाएगा। तो इस प्रकार के जो बालू का स्तूप होंगे उनको बोल दिया जाता है अनुप्रस्थ बालू का, अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप। तो इनकी ऊंचाई होती है लगभग 60 मीटर तक। इनकी ऊंचाई होती है 60 मीटर तक। ये सर्वाधिक ऊंचे बालू का स्तूप होते हैं। कि ये कैसे बालू का स्तूप होते हैं? सर्वाधिक ऊंचे बालू का स्तूप। ये बालू का स्तूप हमेशा वायु के, ये बालू का स्तूप हवा के समानांतर चलेंगे। कैसे चलेंगे? हवा के समानांतर, मतलब ऐसे आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो ये बालू का स्तूप है अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप। इसका एक पॉइंट आता है, ये क्या होते हैं? हवा के समानांतर, हवा के समानांतर होते हैं, हवा के समानांतर होते हैं। दूसरा पॉइंट आता है इनकी ऊंचाई 60 मीटर तक हो सकती है। अब ये फैले हुए कहाँ पर है? तो ये है जैसलमेर में, इनका विस्तार है जैसलमेर में। फिर मैं बात करूँ फलोदी में, बालोतरा में, फलोदी में, बालोतरा में, फिर जोधपुर में और फिर बाड़मेर में। यदि बात करें तो सर्वाधिक बालू का स्तूप जैसलमेर में अनुदैर्ध्य प्रकार के होंगे। अनुदैर्ध्य प्रकार के बालू का स्तूप होंगे सर्वाधिक जैसलमेर में, और उसके बाद में फलोदी में, बालोतरा में, जोधपुर में और बाड़मेर में। और एक अगला पॉइंट बात करते हैं तो ये जो बालू का स्तूप है जो लूणी और अपनी जवाई नदी है, कौन सी नदी? लूणी और जवाई नदी बेसिन। लूणी और जवाई नदी बेसिन में भी कौन से बालू का स्तूप पाए जाते हैं? अनुदैर्ध्य। कौन से बालू का स्तूप पाए जाते हैं? अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप पाए जाते हैं। और फिर यदि बात करें उत्तर पूर्व में, उत्तर पूर्व का जो मरुस्थलीय क्षेत्र है उस मरुस्थलीय क्षेत्र के जो एक नदी आती है द्रस्वती, द्रस्वती, और फिर उसके बाद में एक नदी आ जाती है मेंथा नदी। जिसके अपन मेंथा नदी की बात करें तो जो अपना सांबर झील है, सांबर झील में मेंथा नदी आकर गिरती है और सर्वाधिक नमक लाकर इस सांबर झील में डालने वाली यही नदी है। तो मेंथा और द्रस्वती नदी के किनारे भी ये बालू का स्तूप, अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप देखने को मिलते हैं। अब एक इनका भी वर्गीकरण है, जो अपना अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप है, अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप, इसको भी 3 भागों में सौर महोदय ने एक भूगोलवेता रहे हैं, उनका नाम है सौर महोदय। सौर महोदय ने 1989 में 3 भागों में अनुदैर्ध्य बालू का स्तूपों को बांट दिया। वो पहला सीप, दूसरा वनस्पति युक्त,
वनस्पति युक्त रेखीय बालू का स्तूप। और अगला है पवन विमुखी रेखीय बालू का स्तूप। तो ये है अपना पहला वर्गीकरण अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप। तो अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप में ये है कि ये हवा के समानांतर बनते हैं। ये कहाँ बनते हैं? हवा के समानांतर बनते हैं। फिर ये सर्वाधिक ऊंचाई वाले होते हैं। जैसलमेर, फलोदी, बालोतरा, जोधपुर, बाड़मेर में मिलते हैं। फिर उसके बाद में यदि बात करते हैं तो लूणी और जो जवाई नदी बेसिन है, लूणी और जवाई नदी बेसिन में भी अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप मिलते हैं। फिर उत्तर पूर्व की जो द्रस्वती नदी और मेंथा नदी है उनमें भी ये इस प्रकार के बेसिन या बरखान पाए जाते हैं। अनुप्रस्थ अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप पाए जाते हैं। अनुदैर्ध्य बालू का स्तूपों को सौर महोदय ने 1989 में 3 भागों में बांट दिया। पहला भाग था सीप, दूसरा वनस्पति युक्त रेखीय, तीसरा पवन विमुखी रेखीय। अगला प्रकार की अपन बात करें, वो प्रकार है दूसरा अनुप्रस्थ बालू का स्तूप। अनुप्रस्थ बालू का स्तूप। अब इस अनुप्रस्थ बालू का स्तूप में अपन जब बात करते हैं तो ये हमेशा हवा के समकोण पर बनते हैं। कहाँ बनने वाले हैं ये? समकोण पर। समकोण का मतलब ये हुआ कि जैसे मानो चित्र से मैं आपको बताऊं तो जैसे मैं बात करूं, ये कोई क्या है? टीला है और इधर पवन की क्या है? दिशा। पवन की दिशा। जैसे जैसे ये पवन की दिशा से होकर या इस टीले से हवाएं टकराएंगे और टकराने से जैसे ये हवा इधर से टकराएगी और इधर से टकराने के बाद में जो इसका शेप होगा वो शेप कुछ इस प्रकार का बन जाएगा। तो जो ये वाला हिस्सा था ये उठकर इस शेप में बन जाता है। तो इसको बोल दिया जाता है अनुप्रस्थ। क्या बोला जाता है इसको? अनुप्रस्थ। जैसे मानो कोई टीला है, टीले से पवन की दिशा के टकराने से जो वहाँ की मिट्टी है, मिट्टी का एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण होता है और अनुप्रस्थ रूप में इस मिट्टी का क्या होने लग जाता है? जमाव। तो इस प्रकार के बालू का स्तूप को बोला जाता है अनुप्रस्थ बालू का स्तूप। और इनका निर्माण होता है समकोण पर, हवा के समकोण पर। ये क्या है? समकोण। तो इसका निर्माण कहाँ होता है? हवा के समकोण पर। अब ये बात करते हैं कि पाए कहाँ जाते हैं। एक तो अपन बात करें घग्गर नदी है, घग्गर नदी के प्रवाह में, और घग्गर नदी के प्रवाह में और अपन क्षेत्र विशेष की बात करें तो क्षेत्र विशेष में आता है जैसे पुंगल बीकानेर में। ये वाला क्वेश्चन बार बार पूछा गया है कि पुंगल में कौन से बालू का स्तूप देखने को मिलते हैं। पुंगल है बीकानेर में, और ये जो पुंगल है ना, इस पुंगल के चारों ओर पाए जाते हैं। पुंगल के चारों ओर कौन से बालू का स्तूप है? अनुप्रस्थ बालू का स्तूप। फिर बात करें सूरतगढ़ है अपना गंगानगर में। फिर आता है रावतसर आता है हनुमानगढ़ में। फिर आ जाता है चूरू, और फिर अगला आता है झुंझुनू।
एग्जामिनर बार बार क्वेश्चन पूछता है तो इस अनुप्रस्थ बालू का स्तूप से ही पूछता है। पूछेगा अनुप्रस्थ बालू का स्तूप कहाँ पाया जाता है, या फिर पूछ लेगा अनुप्रस्थ बालू का स्तूप का क्षेत्र नहीं है। तो इस प्रकार अगला होगा अपना तीसरा होगा बरखान। तीसरा है बरखान। तीसरा है क्या, बरखान। अब बरखान इनका निर्माण होता है, जैसे ये कोई टीला है और टीले के सारे वायु का भंवर बन जाता है, और जब ये वायु का भंवर बन जाता है तो इसका एक स्थान से दूसरे स्थान पर मतलब परिवर्तन हो जाता है या स्थानांतरण हो जाता है, और इनको बोल दिया जाता है अर्धचंद्राकार। अर्धचंद्राकार इनको कह दिया जाता है अर्धचंद्राकार। ये होते हैं सर्वाधिक नुकसानदायी। ये कैसे हैं, सर्वाधिक नुकसानदायी होते हैं। और ये मरुस्थलीकरण के लिए भी क्या होते हैं, मरुस्थलीकरण के लिए भी क्या होते हैं, उत्तरदायी। इनकी ऊंचाई होती है 10 से लेकर 20 मीटर तक। इनकी ऊंचाई होती है 10 से 20 मीटर तक। इनकी चौड़ाई की बात करें तो 100 से 200 मीटर तक हो सकती है। अब इनके क्षेत्र मतलब एक पाए कहाँ कहाँ जाते हैं, मतलब सूरतगढ़ में, लूणकरणसर, बीकानेर में, भालेरी, चूरू में, ओशिया, फलोदी। फिर बात करें देशनोक बीकानेर। फिर कुचामन डेडवाना में। फिर बात करते हैं जायल की, जायल है नागौर में। और फिर आ जाता है शेखावाटी, और शेखावाटी में ये पाए जाते हैं बरखान क्या, सर्वाधिक। ये पूछे कि सर्वाधिक बरखान कहाँ पाए जाते हैं, तो सर्वाधिक बरखान पाए जाते हैं शेखावाटी क्षेत्र में। अब अगला आता है चौथा प्रकार पैराबोलिक। अगला आ जाता है पैराबोलिक। इसको अपन करते हैं क्या, इरेज। क्या आ जाता है, पैराबोलिक। चौथा आता है क्या, पैराबोलिक बालू का स्तूप। अब इनकी जब बात करते हैं तो एक तो ये होते हैं चंद्राकार। कैसे होते हैं ये, पैराबोलिक होते हैं चंद्राकार। फिर इनका एक आकार होता है हेयर पिन के समान। पैराबोलिक होते हैं हेयर पिन के समान। और ये जो बालू का स्तूप है बरखा पैराबोलिक है, ये पैराबोलिक मरुस्थल क्षेत्र में देखने को मिलते हैं। और मैं कहूँ कि राजस्थान में सर्वाधिक यदि कोई बालू का स्तूप का रूप देखने को मिलता है तो सर्वाधिक देखने को मिलता है क्या, पैराबोलिक। सर्वाधिक देखने को मिलता है कौन सा, पैराबोलिक। तो अगला है अपना पांचवा है तारा प्रकार का। पांचवा है तारा प्रकार। और तारा प्रकार का मतलब ये इनका निर्माण छोटी छोटी झाड़ियों के सहारे क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। मरुस्थलीय भाग जहाँ होंगे वहाँ प्राकृतिक वनस्पति का अवरोध होता है, और उस प्राकृतिक वनस्पति के अवरोध के सहारे इनका क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। और ये पवन की जैसे जैसे दिशा चलती है इनका रूप क्या हो जाता है, रूप इनका परिवर्तन होता रहता है। रूप में क्या होता रहता है, परिवर्तन। अब इनके क्षेत्र देखें तो क्षेत्र में आता है मोहनगढ़, पोखरण, सूरतगढ़। ये 3 क्षेत्र मुख्य है। मोहनगढ़ और पोखरण आता है जैसलमेर में और सूरतगढ़ आता है गंगानगर में। सूरतगढ़ गंगानगर में। तो मोस्ट क्वेश्चन ये भी है अपना
कि जो तारा प्रकार के बालू का स्तूप है वो कहाँ पाए जाते हैं। तो ये क्षेत्र दे रखा होता है और ये सबसे मोस्ट है। इसको आप मोस्ट या इसको स्टार लगाकर भी लिख सकते हैं। अगला प्रकार होगा अपना, वो होगा शब्र काफिज। शब्र काफिज क्या होगा? शब्र काफिज जहाँ छोटी छोटी, जैसे बात करें छोटी छोटी जहाँ भी झाड़ियाँ होंगी, जहाँ छोटी छोटी झाड़ियाँ होंगी या फिर घास के जो मैदान होंगे, उन घास के मैदानों में इस प्रकार के क्या मिलते हैं? बालू का स्तूप देखने को मिलते हैं। अगला मैं बात करूं अगला मैं जैसे बात करूं तो ये पाए कहाँ जाते हैं? ये सब्र काफिज जो बालू का स्तूप है पूरे राजस्थान में देखने को मिलते हैं, क्योंकि कहीं छोटे छोटे वृक्ष भी हो सकते हैं, घास भी हो सकते हैं, उनके सहारे यदि मरुस्थल या बालू का स्तूपों का निर्माण हो जाता है तो फिर इनको क्षेत्र विशेष का नाम ना देकर ये कह दिया जाता है कि पूरे राजस्थान में देखने को मिलते हैं। अब एक छोटा सा पॉइंट आता है, एक शब्द आता है नेबखा। क्या है नेबखा? परीक्षा में पूछ लिया जाता है नेबखा है, तो नेबखा एक प्रकार का बालू का स्तूप ही हो सकता है। जैसे जो झाड़ी होती है ना, छोटी झाड़ी, उन झाड़ियों के पीछे निर्मित बालू का स्तूप होता है। झाड़ियों के पीछे निर्मित क्या होता है? बालू का स्तूप होता है। और इनको स्थानीय भाषा में कह दिया जाता है नेबखा। और इन नेबकाओं का निर्माण होता है कहाँ? खेत की मेड़ पर। खेत की मेड़ पर। और खेत की मेड़ का मतलब यह होता है खेत की, जिनको अपन कहते हैं ना डोली, उस डोली पर क्या होता है? नेबकाओं का निर्माण हो जाता है। अगला प्रकार है, अगला अपना जो प्रकार है वो प्रकार कौन सा है? नेटवर्क बालू का स्तूप। नेटवर्क बालू का स्तूप। नेटवर्क बालू का स्तूप। अब इसके बारे में ये कह दिया जाता है कि इसकी एक पट्टी पाई जाती है हनुमानगढ़, फिर हनुमानगढ़ से हिसार और फिर हिसार से भिवानी। बस इसमें आपको इतना ही देखना होगा कि इसके एक प्रकार की पट्टी पाई जाती है और वो क्षेत्र पूछ लिया जाता है। नेटवर्क बालू का स्तूप कहाँ पाया जाता है? हनुमानगढ़, फिर मैं बात करूँ हिसार और फिर भिवानी की। इनका एक जैसे यह क्षेत्र है, मतलब यहाँ ऐसे क्षेत्रों में बालू का इस प्रकार के बालू का स्तूप का क्या हो जाता है? निर्माण हो जाता है। अगला है अपना लास्ट होगा अवरोधी बालू का स्तूप। अवरोधी बालू का स्तूप, इसके निर्माण की जब बात करते हैं तो इसका निर्माण जो चट्टान या फिर चट्टान या पहाड़ी के अवरोध से निर्मित होने के कारण इस प्रकार के जो स्तूप पाए जाते हैं या जो अवरोधी बालू का स्तूप होते हैं, ये वनस्पतियों में भी पाए जा सकते हैं या फिर बालू का स्तूपों पर क्या हो सकती है? वनस्पति भी पाई जा सकती है। अब इसको मैं बात करूं, जैसे कोई पहाड़ी है और पहाड़ी पर ये कोई मृदा का जमाव है, तो इस मृदा के जमाव होने के कारण यहाँ पर क्या होगी? वनस्पति। इस वजह से अवरोधी बालू का स्तूपों को ये कह दिया जाता है कि ये जीवाश्म बालू का स्तूप भी हो सकते हैं या फिर इनमें वनस्पति के कारण जीवाश्म बालू का स्तूप कह दिया जाता है। और इनकी जो आकृति होती है, इनकी आकृति के बारे में पठार पर इनकी यदि आकृति होती है तो पठार पर इनकी आकृति को कह दिया जाता है होलबैक। पठार पर इनकी आकृति को क्या कह दिया जाता है? होलबैक कह दिया जाता है। जबकि एक आता है पहाड़ी, और इस पहाड़ी पर इसको नाम दिया जाता है द्राक्ष। पहाड़ी पर इसको नाम दिया जाता है क्या? द्राक्ष। तो अब बात यह है, ये पाए कहाँ जाते हैं? पाए जाते हैं पुष्कर में, और पुष्कर में, बुड्ढा जोहड़ में,
और एक आता है नाग पहाड़ी में। या फिर जयपुर की बात करूँ तो जोबनेर और जो अपना बिच्छून पहाड़ी है उसमें ये पाए जाते हैं। तो ये अपना जो मरुस्थल है, मरुस्थल का पहला प्रकार जिसमें अपन बात कर रहे थे, जो बालू का स्तूप है मुक्त क्षेत्र है, वो अपना बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र यहाँ हो जाता है क्या, कंप्लीट। यहाँ क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद में अपना जो अगला प्रकार रहने वाला है, अगला प्रकार या अगला बिंदु अपना रहने वाला है यहाँ से आगे बालू का स्तूप। दूसरा प्रकार होगा बालू का स्तूप, बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र, मुक्त क्षेत्र। ये वाला पॉइंट रहने वाला है आपका जो 16 तारीख की, मतलब कल की क्लास का रहने वाला है। 16 तारीख की क्लास का क्या है, रहने वाला है, ये आएगा आपके 16/6/2025 को। इससे आगे की जो चर्चा होने वाली है वो चर्चा होने वाली है 16 तारीख को, और इसी टाइम पर आपसे चर्चा होने वाली है, इसी टाइम पर आपसे मुलाकात करूँगा फिर। तो आप यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कर दो, शेयर कर दो, ताकि आने वाली जो नई वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो आपको कमेंट करके ये भी बताना है कि आपको जो ये क्लास चल रही है उस क्लास का कंटेंट कैसा लग रहा है। तो एक बार कमेंट करके बताना ज़रूर, ताकि मुझे पता चल सके कि क्या कमी रह गई, या फिर कोई सुधार करने की आवश्यकता है, या फिर कोई पैनल में कमी रह गई। तो मिलते हैं ऐसे ही एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद, जय जय राजस्थान।